हेलो एवरीवन, मेरा नाम आकाश कुमार है और आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए क्लास 10th की साइंस बुक का चैप्टर नंबर 6 जिसका नेम है लाइफ प्रोसेसेस। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे वेरियस लाइफ प्रोसेसेस के बारे में जो हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी होती हैं और वो हमारी लाइफ में होती रहती हैं, यानी कि इनका इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में बहुत है। ठीक है, तो देखते हैं अपना चैप्टर। How do we tell the difference between what is alive and what is not alive? हम कैसे बता सकते हैं कि कोई चीज़ alive है मतलब जिंदी है या जीवित है और कोई चीज़ alive नहीं है मतलब जीवित नहीं है। If we see a dog running, अगर हम किसी कुत्ते को दौड़ते हुए देखते हैं, डॉग को रनिंग करते हुए देखते हैं, और a cow chewing cud, और किसी काऊ को देखते हैं वो अपने भोजन को क्या कर रही होती है, चबा रही होती है। ठीक है, और a man शाउटिंग लाउडली ऑन द स्ट्रीट, और मैन को देखते हैं, आदमियों को देखते हैं जो स्ट्रीट पर मतलब सड़कों पर चिल्लाते रहते हैं। वी नो डैट दीज आर लिविंग बींग्स, हम जानते हैं कि ये लिविंग बींग्स होते हैं। वाट इफ़ द डॉग और द काउ और द मैन वर स्लीप, क्या डॉग्स, काउ और मैन स्लीप सोते हैं? वी वुड स्टिल थिंक दैट दे वर अलाइव, हम यह सोचते हैं कि ये वो क्या होते हैं, जीवित होते हैं। बट हाउ डिड वी नो डैट, हम ये कैसे जानते हैं? भाई जो कुत्ता है, काऊ है और मैन है ये जीवित प्राणी हैं, पर हम ये कैसे कह सकते हैं कि भाई ये जीवित हैं? क्या करैक्टरिस्टिक है इनकी, क्या प्रोसेस होती हैं इनके अंदर जो डिफाइन करती हैं कि ये लिविंग थिंग्स हैं? वी सी दैम ब्रीथिंग, हम उन्हें ब्रीथिंग करते हुए देखते हैं मतलब सांस लेते हुए देखते हैं। वी नो दैट दे आर अलाइव, हम जानते हैं कि वो अलाइव हैं। वाट अबाउट प्लांट, तो हम प्लांट के बारे में क्या कह सकते हैं? हाउ डू वी नो दैट दे आर अलाइव, ये हम कैसे बता सकते हैं कि वो जीवित होते हैं? वी सी दैम ग्रीन, हम उन्हें हरा भरा देखते हैं। सम ऑफ अस विल से, कुछ हमसे कहते हैं। वाट अबाउट प्लांट्स दैट हैव लीव्स ऑफ कलर देन अदर देन ग्रीन, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी लीव्स जो होती हैं वो ग्रीन से अदर होती हैं, यानी कि ग्रीन कलर से अलग होती हैं। दे ग्रो ओवर अ टाइम, वो बहुत लंबे समय तक ग्रो करते रहते हैं मतलब बढ़ते रहते हैं, उनकी ग्रोथ होती रहती है। सो वी नो डैट दे आर लाइव, जिसके कारण हम उनसे क्या कह सकते हैं, ये जीवित होते हैं। सम विल से, कुछ कहते हैं, यानी कि ऐसा कुछ कहते हैं कि वो कुछ समय तक ग्रो करते रहते हैं जिसके कारण वो अलाइव कहलाए जाते हैं, कुछ कहते हैं, ऐसा डिफाइन करते हैं। इन अदर वर्ड, दूसरे वर्डों में, वी टेंड टू थिंक ऑफ सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट, हम दूसरी तरफ देखें तो हम उसके मूवमेंट के आधार पर, यानी कि वो जो लिविंग बींग्स होते हैं वो मूव करते हैं यानी कि गति करते हैं। आइदर ग्रोथ रिलेटेड और नॉट, वो ग्रोथ रिलेटेड भी हो सकती है और उससे नहीं भी हो सकती है। एज कॉमन एविडेंस फॉर लिविंग बींग्स, ये जो होता है कोई कॉमन एविडेंस होता है जो शो करता है कि कोई चीज़ लिविंग होती है। बट अ प्लांट दैट इज़ नॉट विजिबली ग्रोन इज स्टिल अलाइव, जो प्लांट होता है वो हमें ग्रो करता हुआ दिखाई नहीं देता है पर वो कैसा होता है, अलाइव होता है मतलब जीवित होता है। सम एनिमल कैन ब्रीथ विदाउट विजिबल मूवमेंट, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो ब्रीथ करते हैं, ब्रीथ मतलब सांस लेते हैं विदाउट एनी मूवमेंट, ऐसा कुछ नहीं होता उनके अंदर, ऐसा मूवमेंट कुछ नहीं दिखाई देता जिसके कारण लगे कि वो सांस ले रहे हैं। सो यूजिंग विजिबल मूवमेंट एज डिफाइनिंग द करेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज़ नॉट अराउंड, तो जो विजिबल मूवमेंट होता है, अगर हमें कोई दिखाई दे रहा है कि वो मूव कर रहा है उसके आधार पर हम कहें कि वो जीवित है, तो ये करेक्टरिस्टिक एनाफ नहीं होती किसी को जीवित बताने के लिए। मूवमेंट्स ओवर वेरी स्मॉल स्केल विल बी इनविजिबल टू द नेक्ड आइज, कुछ मूवमेंट जो होते हैं छोटे छोटे स्केल पे यानी कि कम कम मात्रा में जो मूवमेंट्स होते हैं वो नेक्ड आइज के द्वारा मतलब नंगी आंखों के द्वारा क्या होते हैं, इनविजिबल होते हैं, वो दिखाई नहीं देते। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, जैसे मॉलिक्यूल का मूवमेंट जो होता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, इज दिस इनविजिबल मोलिकुलर मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ, क्या ये इनविजिबल मॉलिकुलर मूवमेंट जो होता है जो हमें दिखाई नहीं देता है वो हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी होता है? इफ़ वी आस्क दिस
क्वेश्चन टू प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट, अगर हम इस क्वेश्चन को प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट से पूछे, दे विल से यस, तो वो क्या कहेंगे? यस, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। इनफैक्ट वायरस डू नॉट शो एनी मॉलिकुलर मूवमेंट इन देम, जबकि देखा जाए ये फैक्ट है कि जो वायरस होता है वो कोई भी मॉलिकुलर मूवमेंट शो नहीं करता है अपने अंदर, अनटिल दे इन्फेक्ट सम सेल, जब तक वो किसी सेल को क्या ना कर दे, इन्फेक्ट ना कर दे, खराब ना कर दे। एंड दैट इज पार्शली वाई देयर इज अ कंट्रोवर्सी अबाउट वेदर दे आर ट्रूली अलाइव और नॉट। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्यों कंट्रोवर्सी होती है कि कुछ तो होते हैं सही मात्रा में जीवित होते हैं पर कुछ नहीं होते हैं। आगे चलते हैं हम। व्हाट आर मॉलिकुलर मूवमेंट नीडेड फॉर लाइफ, यानी कि वो कौन से मॉलिकुलर मूवमेंट होते हैं जो हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी होते हैं और वो क्यों ज़रूरी होते हैं। वी हैव सीन इन अर्लियर क्लासेस दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म आर वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर, हम पहली क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि जो लिविंग बींग्स होते हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो सजीव प्राणी होते हैं, उनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो वेल ऑर्गेनाइज होती है, यानी कि एक सिस्टमेटिक वे में ऑर्गेनाइज होते हैं उनके पार्ट। दे कैन हैव टिश्यू, उनके टिश्यू होते हैं। टिश्यू हैव सेल, जो टिश्यू होते हैं वो उनकी सेल होती हैं। शेल हैव स्मॉलर कंपोनेंट इन देम, और जो शेल होते हैं उनके अंदर कुछ और कंपोनेंट होते हैं जो उनके अंदर पाए जाते हैं। एंड सो ऑन, और उसके अलावा भी और कुछ कंपोनेंट पाए जाते हैं। बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के इफेक्ट के कारण, हमारे आसपास के वातावरण के इफेक्ट के कारण, दिस ऑर्गेनाइज ऑर्डर नेचर ऑफ लिविंग स्ट्रक्चर, ये ऑर्गेनाइज करती है ऑर्डर नेचर ऑफ लिविंग स्ट्रक्चर, जो सजीव प्राणी की जो स्ट्रक्चर होती है उसकी ऑर्डर वे में बताती है। इज़ वेरी लाइकली टू कीप ब्रेकिंग डाउन ओवर टाइम, ठीक है, वो उसके समान होता है, एक लंबे समय के दौरान हमें बताती है कि जो लिविंग स्ट्रक्चर होती है वो ऑर्डर नेचर में होती है। इन ऑर्डर ब्रेक डाउन, अगर ऑर्डर ब्रेक डाउन हो जाए, टूट जाए, द ऑर्गेनिज्म विल नो लॉन्गर अलाइव, तो ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रहेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर जो लिविंग बींग्स की होती है वो डिस्टर्ब हो जाए, यानी कि टूट जाए, तो वो ऑर्गेनिज्म लंबे समय तक जीवित नहीं रहेंगे। सो लिविंग क्रिएचर मस्ट कीप रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग देयर स्ट्रक्चर, तो लिविंग जो क्रिएचर होते हैं उनको ज़रूरत होती है कि वो अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखें और उसको बार बार रिपेयर करते रहें। सिंस ऑल दीज स्ट्रक्चर आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल, और ये जो स्ट्रक्चर्स होती हैं ये सारी सारी किससे बनी होती हैं? मॉलिक्यूल से बनी होती हैं। दे मस्ट मूव मॉलिक्यूल अराउंड ऑल टाइम, जो ये मॉलिक्यूल होते हैं ये मूव करते रहते हैं ऑल टाइम अपने चारों तरफ। व्हाट आर द मेंटेनेंस प्रोसेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो मेंटेनेंस प्रोसेस कौन कौन सी होती हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती हैं, टेक्स प्लेस होती हैं। लेट अस एक्सप्लोर, हम उसके बारे में देखते हैं। व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस, अब हम जानेंगे कि कौन क्या जो लाइफ प्रोसेस होती हैं वो क्या होती हैं। The maintenance functions of living organisms must go on even when they are not doing anything particular, जो मेंटेनेंस फंक्शन होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म्स का वो होता रहता है इवन व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग पर्टिकुलर, यानी कि बेशक वो कुछ काम ना करें, बेशक वो कुछ काम ना करें, ऐसा काम ना करें जिससे उनके फंक्शन में कुछ खराबी आए, ठीक है, बेशक वो काम ना करें ऐसा जिससे कोई फंक्शन में खराबी आए। उसके अलावा भी जो लिविंग बॉडी होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर में मेंटेनेंस होता रहता है कुछ समय समय के बाद। इवन व्हेन वी आर जस्ट सिटिंग इन क्लास, हम देखें कि जब हम क्लास में बैठे हुए होते हैं, इवन इफ़ वी आर जस्ट एस्लीप, और जब हम सोए हुए होते हैं, दिस मेंटेनेंस जॉब हैज़ गो ऑन, जब हम क्लास में बैठे हुए होते हैं या हम सोए हुए होते हैं तो ये मेंटेनेंस प्रोसेस टेक्स प्लेस होती है। ये जो मेंटेनेंस प्रोसेस होती है, जो मेंटेनेंस फंक्शन होती है हमारी बॉडी में, वो सब इसी टाइम होते हैं। द प्रोसेसेस विच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस प्रोसेस आर लाइफ प्रोसेस, वो प्रोसेसेस जो परफॉर्म होती हैं मेंटेनेंस करने के लिए, यानी कि मेंटेनेंस जॉब के लिए परफॉर्म होती है, वो प्रोसेसेस जो मेंटेनेंस जॉब के लिए परफॉर्म होती हैं वो क्या कहलाती हैं? लाइफ प्रोसेस कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? लाइफ प्रोसेसेस कहलाती हैं। Since these maintenance process are needed to prevent damage and breakdown,
ये जो मेंटेनेंस प्रोसेस होती हैं इनकी ज़रूरत क्यों होती है, जिससे वो डैमेज और ब्रेक डाउन एंड एनर्जी नीडेड फॉर देम, जो मेंटेनेंस प्रोसेस इसलिए ज़रूरी होती हैं जिसके कारण ये प्रिवेंट कर सकें डैमेज, ब्रेक डाउन और एनर्जी नीडेड फॉर डैम, यानी कि जो हमारी बॉडी में कोई भी डैमेज होता है और कोई भी ब्रेक डाउन होता है, यानी कि ऐसा कुछ प्रोसेस होती है जो हमारी लाभदायक होती है या नेसेसरी होती है वो ना हो, उसको क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है और हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है जिसकी हमें ज़रूरत होती है, और उन सिस्टम को ज़रूरत होती है जो लाइफ प्रोसेस को एनर्जी ज़रूरत होती है उनको एनर्जी प्रोवाइड कराता है। दिस एनर्जी कम फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। जो बॉडी होती है, एनर्जी होती है, जो ये एनर्जी होती है जो प्रोवाइड कराई जाती है मेंटेनेंस प्रोसेस के लिए, ये प्रत्येक ऑर्गेनिज्म को कहाँ से प्राप्त होती है, उसके बॉडी के आउटसाइड से प्राप्त होती है। सो देयर मस्ट बी अ प्रोसेस टू ट्रांसफर अ सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, एंड सो हम कह सकते हैं कि यहाँ भी एक प्रकार की प्रोसेस होती है जो एनर्जी के सोर्स को ट्रांसफ़र करती है, कहाँ से, बॉडी के आउटसाइड से, यानी कि किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के आउटसाइड से एनर्जी को क्या करती है, ट्रांसफ़र करती है। विच विल कॉल फूड, और उसको हम क्या कहते हैं, फूड कहते हैं, यानी कि फूड एक ऐसा सोर्स होता है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है, और ये हमें कहाँ से मिलता है, जो हमें अपनी बॉडी के बाहर से मिलता है, ठीक है बेटा। टू इनसाइड, और ये कहाँ को ट्रांसफ़र हो जाता है, हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र होता है। अब प्रोसेस भी कॉमनली कॉल्ड न्यूट्रिशन, और इसी प्रोसेस को क्या कह देते हैं हम, न्यूट्रिशन कह देते हैं। क्या कह देते हैं, न्यूट्रिशन, यानी कि न्यूट्रिशन वो प्रोसेस होती है जिसके द्वारा हम बाहर से फूड लेते हैं। फूड क्यों लेते हैं, जिससे हम एनर्जी गेट कर सकें, और एनर्जी गेट करके हमारे अंदर जो प्रोसेस होती हैं, लाइफ प्रोसेस होती हैं, वो अच्छी तरीके से हो सकें। इफ़ द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज ग्रो, अगर बॉडी साइज, जो हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो जीवित प्राणी होते हैं, उनकी बॉडी साइज अगर ग्रो करने लगे, एडिशनल रॉ मटेरियल विल आल्सो नीडेड फ्रॉम आउटसाइड, तो हमें एडिशनल रॉ मटेरियल यानी कि फूड के अलावा कुछ और मटेरियल जो होंगे उनकी भी ज़रूरत पड़ेगी, कहाँ से, बाहर से। सिंस लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड ऑन कार्बन मॉलिक्यूल, हम जानते हैं कि जो अर्थ पे जो लाइफ होती है, अर्थ पे जो जीवन होता है, वो डिपेंड करता है कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल पे, यानी कि वो मॉलिक्यूल जिनमें कार्बन पाया जाता है। मोस्ट ऑफ दीज फूड सोर्स आर आल्सो कार्बन बेस्ड, यानी कि जितने भी ये फूड होते हैं, यानी कि फूड जितना हम खाते हैं उनमें ज़्यादातर जो ऐसे होते हैं वो कार्बन बेस्ड होते हैं। डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस कार्बन सोर्स, कार्बन सोर्स की कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पर, यानी कि डिफरेंट कार्बन सोर्स की जो कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कैन देन यूज डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन प्रोसेस, यानी कि जो कार्बन होता है वो अलग अलग तरीके से पाया जाता है, जिसके कारण डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके की न्यूट्रिशन प्रोसेस होती हैं, यानी कि जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर कार्बन सोर्स जो होता है वो अलग अलग तरीके से पाया जाता है, जिसके कारण उनके अंदर जो न्यूट्रिशन की प्रोसेस होती है, न्यूट्रिशन की प्रोसेस मतलब द प्रोसेस बाय विच वी कैन टेक द फूड टू प्रोवाइड द एनर्जी फॉर आवर बॉडी, यानी कि वो क्या होगी, फिर डिफरेंट होगी। द आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी कुड बी क्वाइट वेरी, जो आउटसाइड सोर्स होता है एनर्जी का वो प्रत्येक ऑर्गेनिज्म के लिए अलग अलग हो सकता है। सिंस द एनवायरनमेंट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, जो एनवायरनमेंट होता है हमारे आसपास का वो प्रत्येक ऑर्गेनिज्म के कंट्रोल में नहीं होता है। दीज सोर्स ऑफ एनर्जी, ये जो सोर्स ऑफ एनर्जी होती हैं, देयरफॉर नीड टू बी ब्रोकन डाउन और बुल्ड अप इन द बॉडी, ये जो सोर्स ऑफ एनर्जी होती हैं इनकी ज़रूरत क्यों होती है, ब्रोकन डाउन करने के लिए और हमारी बॉडी को बुल्ड अप करने के लिए। मस्ट बी फाइनली कन्वर्टेड टू अ यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी, और वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फाइनली यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। दैट कैन बी यूज फॉर द वेरियस मॉलिक्यूलर मूवमेंट, जो बहुत सारी मॉलिक्यूलर मूवमेंट होती हैं जो हमारे शरीर में टेक्स प्लेस होती हैं उनके लिए यूज़ की जाती हैं। एंड नीडेड फॉर मेंटेनिंग लिविंग स्ट्रक्चर, जो लिविंग स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होती हैं। एज वेल एज टू काइंड ऑफ मॉलिक्यूल, और डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल के लिए ज़रूरी होती हैं। द बॉडी नीड टू ग्रो, यानी कि जो डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं, जिससे हमारी बॉडी क्या कर सके, ग्रो कर सके। फॉर दिस
A series of chemical reaction in the body are necessary. इसके लिए बहुत सारी जो केमिकल रिएक्शन होती हैं जो एक के बाद एक होती हैं वो हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी होती हैं. ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शन आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली केमिकल्स मीन्स टू ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल. ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शन जो होती हैं ये मोस्ट कॉमन केमिकल रिएक्शन होती हैं जो हमारी बॉडी के अंदर होती रहती हैं और क्या करती हैं, मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन कर देती हैं. फॉर दिस मैनी ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन सोर्स फ्रॉम द आउटसाइड बॉडी. इसके लिए बहुत सारे ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपनी बॉडी के आसपास से यानी कि चारों ओर से ऑक्सीजन सोर्स को यूज़ करते हैं. द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द आउटसाइड, वो प्रोसेस जिसके द्वारा कोई ऑर्गेनिज्म आउटसाइड से ऑक्सीजन गेट करता है, वो प्रोसेस जिसके द्वारा कोई ऑर्गेनिज्म आउटसाइड से ऑक्सीजन गेट करता है. एंड यूज इट टू द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड सोर्स फॉर सेलुलर नीड्स, यानी कि और उसका यूज़ करता है फूड सोर्स को ब्रेक डाउन करने के लिए फॉर सेलुलर नीड्स, जिसकी ज़रूरत किसके लिए होती है, सेल को ज़रूरत होती है. इज़ वाट वी कॉल रेस्पिरेशन, और उसको हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं. यानी कि द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, यानी कि वो प्रोसेस जिसमें किसी बॉडी को आउटसाइड से ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है एंड उसे वो यूज़ करता है फूड सोर्स को ब्रेक डाउन करने के लिए, जिसकी उसे ज़रूरत होती है सेलुलर नीड्स के लिए. इज़ वाट वी कॉल रेस्पिरेशन, और उसे हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं. क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं. इन द केस ऑफ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, अगर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की बात करें मतलब वो ऑर्गेनिज्म जिसमें सिर्फ सिंगल सेल पाई जाती है, मतलब एक ही सेल पाई जाती है. नो स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर टेकिंग इन फूड, उनके लिए कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता जिसके द्वारा वो अपने फूड को ले सके, यानी कि कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता उनके पास जिससे यानी कि वो काम सिर्फ फूड लेने का ही करे. एक्सचेंज ऑफ गैसेज और रिमूवल ऑफ वेस्ट में बी नीडेड, और एक्सचेंज ऑफ गैसेज और यानी कि गैसों का एक्सचेंज होना, हमारी बॉडी से बाहर जाना और बॉडी में आना, और वेस्ट मटेरियल का रिमूव होना, उसकी ज़रूरत होती है. बिकॉज द एंटायर सरफेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द एनवायरनमेंट, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी जो सारी की सारी सरफेस होती है वो एनवायरनमेंट के साथ कॉन्टैक्ट में होती है. बट वाट हैपन व्हेन द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीज, क्या होगा, लेकिन तब क्या होगा जब किसी ऑर्गेनिज्म का बॉडी साइज क्या होने लगे, इंक्रीज होने लगे, बढ़ने लगे. एंड द बॉडी डिज़ाइन बिकेम मोर कॉम्प्लेक्स, और बॉडी का डिज़ाइन कैसे बन जाए, मोर कॉम्प्लेक्स बन जाए. ठीक है बेटा. इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यहाँ तो हम पहले सिंगल सेल की बात कर रहे थे भाई, उसके पास कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता नहीं है डिफरेंट प्रोसेस को टेक्स प्लेस करने के लिए, तो वो उसके पास सिर्फ एक ही ऑर्गन है, उसके द्वारा हर प्रोसेस वो करता है. अगर हम कहें कि किसी ऑर्गेनिज्म की जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाए और उसकी बॉडी डिज़ाइन क्या हो जाए, कॉम्प्लेक्स हो जाए, इसका मतलब क्या है, हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं. किसकी बात करें, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं. इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म all the cell may not be in direct contact with the सराउंडिंग एनवायरनमेंट. जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें सारी की सारी सेल जो होती हैं वो सराउंडिंग एनवायरनमेंट यानी कि चारों तरफ के वातावरण के साथ कांटेक्ट में नहीं होती हैं. द सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट बी मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द सेल. सो हम कह सकते हैं कि जो सिंपल डिफ्यूज़न प्रोसेस होती है वो सारी सेल के लिए ज़रूरी नहीं होती है. इसके अलावा कुछ और भी प्रोसेस होती हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए जो उनके लिए ज़रूरी होती हैं. वी हैव सीन प्रीवियसली, हमने पहले देख चुके हैं, हाउ इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वेरियस बॉडी पार्ट आर स्पेसिफाइड फंक्शन दे परफॉर्म. यानी कि हम पहले देख चुके हैं कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके जो वेरियस पार्ट होते हैं वो डिफरेंट फंक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं. ठीक है, यानी कि उनके लिए अलग अलग बॉडी पार्ट का अपना एक अलग अलग फंक्शन होता है और वे उन्हें परफॉर्म करते हैं. वी आर फैमिलियर विद द आइडिया ऑफ दिस स्पेसिफाइड टिश्यू, और हम उन स्पेसिफाइड टिश्यू से भी क्या है, फैमिलियर है, उनसे जानकारी रखते हैं उनके बारे में. एंड विद देयर ऑर्गेनाइजेशन इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, और उनके ऑर्गेनाइजेशन यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर उनके ऑर्गेनिज्म के बारे में जानकारी रखते हैं, यानी कि वो किस तरीके से सिस्टम में लगी हुई हैं, जुड़ी हुई हैं. इट इज़ देयरफॉर नॉट सरप्राइजिंग दैट the uptake of food and of oxygen will also be the function of specialized tissue. यानी कि
इट इज़ देयर फॉर नॉट सरप्राइजिंग, ये सरप्राइजिंग होने वाली बात नहीं है कि फूड का लेना और ऑक्सीजन का लेना ये टिश्यू के एक फंक्शन होते हैं, यानी कि इसमें कोई सरप्राइज की बात नहीं होती है कि जो ऑक्सीजन का इनटेक करना और फूड का लेना ये ये टिश्यू के क्या होते हैं, फंक्शन होते हैं। हाउएवर दिस पोजेस अ प्रॉब्लम, ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है, सिंस द फूड एंड ऑक्सीजन आर how now taken up at the one place in the body of the organism while the other part of the body need them। यानी कि देखो ये बहुत ही प्रॉब्लम की बात होती है कि जो फूड होता है, ऑक्सीजन होता है, वो हमारी बॉडी के एक ही पार्ट द्वारा ले लिया जाता है, बट उनकी ज़रूरत हमारे अदर बॉडी पार्ट को भी ज़रूर होती है। तो जो हमने ऑक्सीजन लिया है, फूड लिया है, तो वो डिफरेंट पार्ट तक कैसे पहुँचेगा, ठीक है। दिस सिचुएशन क्रिएट अ नीड फॉर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, इसके लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की ज़रूरत होती है फॉर कैरिंग फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन द बॉडी। यानी कि देख हम कह सकते हैं कि जो हम फूड लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, वो हमें बॉडी के एक ही प्लेस पे पहुंचता है, पर वो उसकी ज़रूरत हमें सभी बॉडी पार्ट को होती है। तो इसके लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की ज़रूरत होती है, जिसके द्वारा हम अपने फूड को, ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा सकते हैं। What chemical reaction use the कार्बन सोर्स एंड ऑक्सीजन फॉर एनर्जी जनरेशन, हमारे अंदर यानी कि किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर वो कौन सी केमिकल रिएक्शन होती हैं जिसमें वो यूज़ करती हैं कार्बन सोर्सेस को और ऑक्सीजन को फॉर एनर्जी जनरेशन, यानी कि एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। दे क्रिएट बाय प्रोडक्ट, और ये बाय प्रोडक्ट क्रिएट करती हैं दैट आर नॉट ओनली यूजलेस फॉर द सेल ऑफ द बॉडी, वो सिर्फ बॉडी की सेल के लिए यूजलेस नहीं होती हैं बट कुडन इवन भी हार्मफुल, और वो किसके लिए हार्मफुल भी होती हैं। यानी कि जो हमारे अंदर कुछ प्रोसेस होती हैं वो यूजलेस वेस्ट भी जनरेट करती हैं जो हमारी बॉडी सेल के लिए यूजलेस होती हैं, यानी कि बाय प्रोडक्ट जनरेट करती हैं, वो हमारी बॉडी के लिए क्या होती हैं, यूजलेस होती हैं और हार्मफुल भी होती हैं। दीज वेस्ट बाय प्रोडक्ट आर देयरफॉर नीडेड टू रिमूव फ्रॉम द बॉडी, और ये जो वेस्ट बाय प्रोडक्ट होते हैं इनको हमारी बॉडी से बाहर निकालने की ज़रूरत पड़ती है एंड डिस्कार्डेड आउटसाइड बाय द प्रोसेस कॉल्ड एक्सक्रीशन, और उनको अपनी बॉडी से आउटसाइड फेंक देने की ज़रूरत पड़ती है, निकाल देने की ज़रूरत पड़ती है, और उस प्रोसेस को कहते हैं हम एक्सक्रीशन। क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन। अगेन इफ द बेसिक रूल फॉर बॉडी डिज़ाइन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर फॉर, इसके अगेन अगर दोबारा देखें, ठीक है, बेसिक रूल फॉर बॉडी डिज़ाइन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो बॉडी डिज़ाइन होता है उसके लिए बेसिक रूल फॉलो किए जाते हैं। तो अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर एक्सक्रीशन विल डेवलप, ठीक है। अगर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी स्ट्रक्चर ऐसे डिज़ाइन किए जाते हैं कि वो कुछ रोल को फॉलो करता है, जैसे एक्सक्रीशन के लिए कुछ स्पेशलाइज्ड टिश्यू का यूज़ किया जाता है, विच मीन डेट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम विल नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट फ्रॉम सेल टू द एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो इसका मतलब क्या है, इसके लिए हमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जरूरत पड़ेगी, यानी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की जरूरत पड़ेगी जिसमें हम वेस्ट मटेरियल को सेल से एक्सक्रीटरी टिश्यू तक क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। लेट अस कंसीडर दीज वेरियस प्रोसेस, आओ हम जानते हैं इन वेरियस प्रोसेसेस के बारे में। सो असेंशियल टू मेंटेन लाइफ वन बाय वन, इस जो हम इन प्रोसेस के बारे में आगे हम देखेंगे जो हमारी बॉडी के लिए, जो हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए और हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होते हैं। इनके बारे में हम बेटा नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। हम आपको बताएंगे कि वो लाइफ प्रोसेस कौन कौन सी होती हैं जो हमारी बॉडी को हमारी लाइफ प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होती हैं। तो आज मैंने जो आपको क्लियर किया है टॉपिक लाइफ प्रोसेस से रिलेटेड, मैं समझता हूँ कि वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और मैं कहूँगा कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक बार जितना देखोगे उतना ही आपको कंसेप्ट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो को बेटा आप अधिक से अधिक बार देखिए और अपना चैप्टर अच्छी तरीके से क्लियर करिए। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, मैं इनके आंसर्स आपको PDF के थ्रू प्रोवाइड करा दूंगा। तो देखते रहिए मेरी वीडियो को बार बार, और मेरे चैनल को
ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए, अपने फ्रेंड्स के साथ अपने एजुकेशनल ग्रुप में शेयर करिए मेरी वीडियो को, और कहिए कि इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक वीडियो को देखें और शेयर करें। अगर कहीं में आपको लगता है कि मुझे आप सजेशन देना चाहते हैं मुझे, तो कमेंट के थ्रू मुझे सजेशन भी दे सकते हैं, जिससे मुझे अपनी वीडियो के बारे में कुछ कमियां पता चलेंगी, कुछ अच्छाइयां पता चलेंगी, जिससे मैं मोटिवेट होऊंगा और मैं आपके लिए और से अधिक वीडियो बनाकर लाऊंगा अच्छे अच्छे टॉपिक पर, जो आपकी स्टडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। थैंक यू बेटा।